चलो हम लोगों ने लास्ट क्लास में परक्विजिट्स कर लिए थे और उस समय हमको एक पॉइंट डिस्कस करना था, फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या डिस्कस करना था? फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या है ये फ्रिंज बेनिफिट्स? सबसे पहला पॉइंट वर्ड लिखा था परक्विजिट्स के डेफिनेशन में, द वैल्यू ऑफ एनी फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। तो एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, जब भी ये लाइन कहीं भी मिले तो क्या मतलब निकलता है? गो टू रूल्स। इट मीन्स रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर दैट पर्पजेस। ओके, हमारे पास पहला जो है वो है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। होता क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एसेट यूज करने के लिए दे देता है। क्या करने के लिए देता है? ये लो कंप्यूटर ले जाओ यूज करो, ये ले जाओ फर्नीचर यूज करो, कार को छोड़कर। किसको छोड़कर? क्योंकि उसके लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं, अलग से प्रोविजंस मेंशन्ड है। कोई भी मूवेबल एसेट्स अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सिस्टम है टैक्सेबिलिटी का। भाई फायदा तो मिला ना, फायदा तो मिला ना। कितना फायदा मिला जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर एंड लैपटॉप की, तो मोदी सरकार तो खुद कह रही है टेक्नोलॉजी डिजिटल, और आज की नहीं, ये पुरानी बात है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए देता है, 100% बेनिफिट वैल्यू है 0। अदर एसेट्स के केस में एक लाइन की बात, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। जब रेंट फ्री अकोमोडेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फर्निशिंग आइटम्स की कितनी वैल्यू जोड़ी थी? 10% ना, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। देखो ना, सेम यही चीज कॉपीड है, कुछ नया नहीं करने जा रहे, वही चीज दोबारा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हो गया, खत्म। क्या बताएं इसमें? पहला पॉइंट ओवर। थोड़ी सी स्पीड ले आएंगे जब भी नोट करेंगे, और जब हम नोट करें तो साथ साथ नोट नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा केस है, यूज करने के लिए नहीं दिया एसेट, बेच डाला। मूवेबल एसेट्स को अपने एम्प्लॉय को बेच डाला। फर्नीचर एम्प्लॉयर ने कहा ले जाओ, जाओ जाओ 5000 में ले जाओ। एम्प्लॉय कहता है बस 5000 में? हाँ ले जाओ 5000 में। सोचो ना, इसका मतलब फायदा मिला। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। तीन तरह से ट्रांसफर होता है, तीन तरह की एसेट्स ट्रांसफर होती हैं। सुन लो, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आइटम्स, कार एंड अदर्स। अब करें तो करें क्या, इसके बारे में कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्या करें? कहा गया मालिक ने ये जो कंप्यूटर खरीदा था ना, 1 अगस्त
2012 में खरीदा था और उसने ये कंप्यूटर हमको ट्रांसफ़र किया है 30 जुलाई 2015 में, और इसने ये कंप्यूटर खरीदा था, चलो 30 अगस्त ले लेते हैं, कंप्यूटर खरीदा था 50,000 रुपये का। क्लियर है? अब वो हमको बेच रहा है, हमको नहीं बेच रहा, मुझे वो कंप्यूटर बेच रहा है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर की वैल्यू उतनी ही है जितनी थी कि रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हुई है। तो पहले तो उसकी आज की वैल्यू निकालो, बताओ कितने साल तक मालिक ने उस एसेट को यूज़ किया था। 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई 2013, 1 साल पूरा, हाँ या ना? 1 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 एंड 1 अगस्त 2014 से लेकर 31 जुलाई 2015 एंड 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 अगस्त 2015। ये हमारा पूरा साल नहीं है, हटा दो। हम बोल सकते हैं कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एसेट कितने? 3 साल। निकालने का तरीका समझ में आया? गवर्नमेंट ने कहा वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ 50% पर एनम WDV बेसिस पर। अच्छा, अगर 1 साल में 50% हो गया तो 2 साल में कितना बचेगा? कुछ नहीं, इतनी मार खाओगे ना। WDV मेथड है, 10 साल में जीरो नहीं होने वाली। बोलने के लिए तुरंत मुंह खुल जाता है। जरा देखा जाए कैसे, देखा जाए कैसे। वैल्यू ऑफ एसेट कितने की थी? 50,000, या वैल्यू ऑफ कंप्यूटर माइनस कर दो फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन, कितना? 50% कितना बचा? कितना? अब सेकेंड ईयर का कितना? 50%। WDV मेथड है, बचा कितना? माइनस थर्ड ईयर। बोलते क्यों नहीं? तो हमारे पास जो वैल्यू बची WDV, वो कितने की बची? उसने हमें कितने में दे दिया? 5,000 में सेल प्राइस। तो बताओ एम्प्लॉय को फायदा कितने का मिला? 6,000 की चीज कितने में दे दी? तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना हो गया? अब बात समझ में आई, हाँ या ना? अगर यही चीज 8,000 में देता तो कितना फायदा होता? 1,750। इतनी मार खाओगे। 6,000 की चीज 8,000 में देगा तो फायदा हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस थोड़ी होगा। ये कह सकते हो परक्विजिट नहीं हुआ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 0। यहां पर फायदा मिल गया, कितने रुपए का फायदा मिल गया? 1250, क्योंकि जितनी वैल्यू थी उससे कम वैल्यू पर मालिक ने सामान बेच दिया। इज इट क्लियर? तो तरीका ये है कैलकुलेट करने का, लेकिन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 50% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस के हिसाब से। इज इट क्लियर? कार पर 20% के हिसाब से WDV मेथड से, अदर्स पे 10% के हिसाब से SLM मेथड। SLM मेथड 10 साल में ये एसेट 0 हो जाएगी। क्लियर? SLM में तो 0 हो ही सकता है। एक बात बताओ, हमें मालिक ने फ्रिज दिया, कहां जाएगा? फ्रिज दिया कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। कूलर दिया, प्रेस दिया, पंखा दिया, टीवी दिया, सब इसमें जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब यहां वो नहीं है। अगर मैं तुमसे एक वर्ड बोलूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जितने भी गाय, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी हैं, इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें अब और भी जानवर शामिल कर सकते हो। कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, चूहा, मुर्गी, बत्तख,
मछली, बोलते जाओ, अरे बोलो ना दो चार। शेर, भालू, बस यहीं पर आकर तुम लोग गलती कर गए। जी हाँ, दोनों में फ़र्क समझें। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, कुत्ता, गाय, बिल्ली, इसका मतलब पेट एनिमल्स के बारे में बोल रहा है, और तुम लोग वाइल्ड एनिमल्स पहुंच गए, है ना गलत। दोनों में फ़र्क समझो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किसके साथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर हम हार्ड डिस्क की बात कर सकते हैं, पेन ड्राइव की बात कर सकते हैं, डीवीडी राइटर की बात कर सकते हैं, सीपीयू एंड यूपीएस की बात कर सकते हैं। अब बात समझ में आई। और यहां पर आ जाएगा फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, फलाना, दिमाग का। अब क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। इधर देखो, पॉइंट नंबर 3, फ्री मील्स। आपको खाना मिलता है, लंच, डिनर। अच्छा, डिनर ना 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 ना, कहा गया वर्किंग आवर्स में जो आपको खाना मिलेगा वो माफ है, नॉट टैक्सेबल, अप टू ₹50 पर मील। गिनकर खाना खाना, कहीं पेट भर गया तो गड़बड़ हो गया। 50 रुपए से ज़्यादा का खाना माफ नहीं है, इट विल बिकम चार्जेबल टू टैक्स एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल टोकन या वाउचर। नहीं दोस्त, आज मेरा पेट खराब है, तू ही मेरी जगह जाकर खाना खा ले, वो काम नहीं होने वाला। आपके नाम से टोकन है, खाना भी आप ही को खाना है। ब्रेकफास्ट एंड सपर आर नॉट कवर्ड। जो आप दोपहर में खाना खाते हैं, सुन लें, सुबह 9 से 10, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, मालूम है ना। जो आप 12 या 1 से 3 के अंदर खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं लंच, और जो रात को 8 to 12 के अंदर खाना खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिनर। जो इसके बीच में खाना खाए, जो इस दोनों के बीच में खाना खाए, उसका नाम तो कोई दोगे, माफ। नाम क्या है, माफ, नाम क्या दे दूं तुम्हें, ब्रंच। दोनों को मिला करके ब्रेकफास्ट और लंच का मिला जुला रूप। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो खाना खाए, रात में 7-8 बजे खाते हो ना कुछ, मैगी, मम्मी बस 2 मिनट, हाँ बताओ, खाते हो ना, क्या कहलाता है वो, उसको हम कहते हैं सपर। नहीं समझ में आई बात। ये दिन भर में जो आप खाते पीते रहते हो ना, सबका नाम है। शाम को मोमो खा लिया तो सपर कर रहे हो, 11 बजे खाना खाया तो ब्रंच है, ना लंच है ना ब्रेकफास्ट है। क्लियर है, ये क्लियर है। अब बताओ ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ब्रेकफास्ट कवर नहीं है, यानी 100% नॉट टैक्सेबल बोल सकते हो। सपर भी नहीं आएगा, शाम को नाश्ता करना, ब्रंच भी नहीं आएगा, माफ है, ब्रंच एक तरह से नहीं दिया जाता, ऑफिसेज वगैरह में अलाउड नहीं होता। लंच की बात करते हैं, ये अलाउड है। क्लियर।
₹50 तक माफ है नॉन ट्रांसफरेबल टोकन के थ्रू। डिनर टैक्सेबल है, माफ है या टैक्सेबल है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो 5 बजे जब आप घर जाते हो तो कहती है रुक जाओ खाना खा के जाना? लंच तो दिया जाता है जो अब वर्किंग आवर्स हो। रात में वही स्टाफ खाना खाएगा जिसकी नाइट शिफ्टिंग हो। तो उसको डिनर नहीं लंच ही बोलेंगे, क्योंकि उसका सवेरा अब हुआ है। अब समझ में आई? वो तो सोने वालों के लिए डिनर होता है, काम करने वालों के लिए वो लंच होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ लंच का मतलब रात के भी खाने से है अगर वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हटा सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, चलो हाँ, इसमें देखो चाय मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट कितनी बार भी दे दो शामिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी जिसमें दारू ना हो, वो भी आप नाश्ते के समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बोल सकते स्नैक्स ले आओ और दारू ले आओ, नाश्ता कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना? हाँ, हटा सकते हैं। फ्री मील्स के बाद आप आते हैं गिफ्ट पर। तोहफा 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 लाया, कौन सा तोहफा लाया? मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चे का बर्थडे हो, या कोई दुख भरी घटना हो। एक आदमी था, बताया था, जोक बताया था, रात को 2 बजे उठा और गया खाना खाने। नहीं बताया? अच्छा सुन लो। एक आदमी रात को 2 बजे उठा, गया ड्राइंग हॉल में बैठ करके लगा चाय पीने और रोने। हाँ, वाइफ उठी, ये क्या तुम रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि नहीं कुछ याद आ गई, पुरानी यादें। कहा क्या याद आ गई? बताया या नहीं बताया? कहा कि याद है तुम्हें 14 साल पहले जब हम लोग मिले थे? हाँ हाँ याद है, बिल्कुल याद है। याद है वो दिन जब तुम्हारे पापा ने कहा था कि या तो मेरी बेटी के साथ शादी कर लो या तो गोली खाओ। यानी कि जेल में जाकर सड़ो, या तो जेल में जाकर सड़ो या तो मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, और मैंने चुन लिया तुम्हें। तो इसमें दुख क्या है? कह रहे दुख इस बात का आज मेरी सजा खत्म हो गई होती। गिफ्ट की बात करते हैं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बर्थडे पर, एनिवर्सरी में, बच्चे के बर्थडे पर, किसी भी फंक्शन में गिफ्ट देता है। और मैंने तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, वॉट एवर द अमाउंट इज रिसीट बाय एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तो गिफ्ट भी सैलरी हेड में ही आएगा, क्योंकि उसको उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। कभी कोई त्यौहार, कभी कोई फंक्शन, कभी कोई एनिवर्सरी, गिफ्ट होते होते अगर साल भर में 5,000 रुपए तक है इन टोटालिटी तो माफ। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा हो गया तो टैक्स लगा देना। इसके 2 व्यूज़ हैं, क्योंकि जब एक्ट पढ़ते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि इफ़ गिफ्ट हैज़ बीन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एग्रीगेट during the year is not in excess of rupees 5,000 then not taxable. It means if it in excess of rupees 5,000 will become charged to tax 100% entirely. अगर 8,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया तो 8,000 पर टैक्स लगाओ। ये सेंस निकलता है अगर हम लिटरल मीनिंग निकालते हैं एक्ट की। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि हम 5,000 तक की माफ़ी दे रहे हैं, इसके ऊपर का टैक्स लग जाएगा। not taxable if
इन एग्रीगेट अप टू ₹5,000। बोलो ना, पक्का? कोई दिक्कत है? ये भी हम लोग का तैयार हो गया, हटा सकते हैं। फिफ्थ है हम लोग का क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, और इसके बाद क्लब एक्सपेंसेस पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहा जाओ क्रेडिट कार्ड यूज करो, जो भी उसके फीस चार्जेस होंगे आई विल पे। फैसिलिटी है, दे रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पढ़े पेज नंबर 33 पर आ जाए। membership fees and annual fees incurred by the employee or any member of his household which is charged to a credit card paid for or reimbursed by such employer reduced by the amount if any paid or recovered from the employee. Such expenses incurred wholly and exclusively for official purposes would not be treated as perquisites. अरे जब ऑफिस के लिए है तो कहेगा परक्विजिट। ये तो परक्विजिट तब माना जाएगा जब एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट दिया जाएगा, हाँ या ना? If personal benefit is given. Clear? अब हम बात करेंगे क्लब एक्सपेंसेस या क्लब फीस की। मेंबरशिप फीस होती है ना, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहा जाओ इस क्लब के मेंबर बन जाओ। तुम लोगों ने देखा होगा किटी पार्टीज के क्लब होते हैं, नॉर्मली जेंट्स के लिए लॉयंस क्लब, फॉरेस्ट क्लब, ये सब होते हैं। क्लब्स बनाए जाते हैं ताकि हम अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सकें, उनको फैसिलिटी दे सकें, एंटरटेन कर सकें। अब एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉय के लिए कोई क्लब का एक्सपेंडिचर किया है तो टैक्स लगेगा भाई, लगेगा। लेकिन अगर कॉरपोरेट मेंबरशिप दी है सारे एम्प्लॉयज को, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, दिस इज नॉट अ परक्विजिट, क्योंकि सबको एक जैसे दिया है बेनिफिट, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को नहीं दिया। इसका मतलब कॉर्पोरेट बेनिफिट ले लिए एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट क्लब की मेंबरशिप दी है। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ क्लब as reduced by the amount recovered from the employee. If corporate membership, then the value shall be 0. There will be no perquisite for use of health club. जिम वगैरह की फैसिलिटी दी है जिम की, तो वो 0। हेल्थ क्लब हुआ, स्पोर्ट्स क्लब हुआ, या सिमिलर फैसिलिटी अगर दी गई है सारे एम्प्लॉयज़ को तो माफ़ है। तो जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ को कैलकुलेट नहीं करते, उनकी वैल्यू क्या मानी जाती है? 0। तो क्लब एक्सपेंसेस टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल में क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट मेंबरशिप, हाँ या ना, हेल्थ क्लब, और स्पोर्ट्स क्लब। बोलते क्यों नहीं? सुन लें, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन। अगर एम्प्लॉय को पैसे चाहिए, एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हें उधार चाहिए, बैंक जा रहे हो, अरे हमारे होते हुए तुम्हें बैंक जाने की क्या जरूरत, बैंक वाला कितना चार्ज करेगा इंटरेस्ट? उसने कहा 10%। अरे हमसे ले लो 6% पर, क्या याद रखोगे? फायदा दिया नहीं दिया? कितना? 4। लेकिन यहां पर हर एक बैंक का रेट नहीं लिया जाएगा, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट लिया जाएगा। किस दिन का सर जी? 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस का। किस दिन का? बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो 1 अप्रैल होता है उस दिन का आप इंटरेस्ट कवर करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साल भर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कभी, तो कोई टेंशन नहीं पालने का। 1 अप्रैल की डेट का जो इंटरेस्ट रेट होगा, साल भर में कोई भी एम्प्लॉयर लोन देगा उस 1 अप्रैल से कंपैरिजन करेंगे। मान लो उसने कार लोन दिया,
मान लो उसने हाउसिंग लोन दिया, मान लो उसने पर्सनल लोन दिया, मान लो उसने एजुकेशन लोन दिया, कोई भी लोन दिया, व्हीकल लोन दिया। अब एसबीआई का 1 अप्रैल का व्हीकल लोन और मालिक ने जो दिया व्हीकल लोन, उन दोनों के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। एसबीआई का व्हीकल लोन था 8%, मालिक ने दिया 6% पर, 2% का बेनिफिट। मालिक ने दिया हाउसिंग लोन 9% पर और एसबीआई का था 1 अप्रैल को 12% पर, 3%। जो भी हो, डिफरेंस देख लोगे, दैट विल बी योर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इज इट क्लियर? पक्की बात है। To the employee or any member of his household, value of the perquisite shall be the interest computed at the rate charged per annum by the SBI as on the first day of the relevant previous year. लिख लो 1 अप्रैल, first day of April of the relevant previous year, first day of April of the relevant previous year on the maximum outstanding monthly balance। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। फिलहाल अगर मेडिकल लोन दिया है, बीमारी के लिए, कैंसर वगैरह हो गया है, लोन दिया है तो माफ है बेटा, कोई परक्विजिट नहीं लगेगा। और अगर लोन बहुत छोटा है 20,000 तक, तो इतना हक तो किसी का भी बनता है कि छोटा मोटा लोन ले ले, पूरा माफ है। अगर 20,000 तक का लोन है किसी भी पर्पस के लिए, पूरा माफ। अगर मेडिकल फैसिलिटी के लिए, अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी या असिस्टेंस के लिए लोन है, चाहे 10 लाख ही क्यों ना हो, माफ। इज इट क्लियर? पक्की बात है, हटा सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में जाते जाते आपको मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट पढ़ाया था, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, हाँ या ना? उसी दौर में आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी अभी तक नहीं आया, पूरा माफ है। सोचो, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है ले फोन रख। अरे आजकल तो कंपनियां भी 1200 की स्कीम में अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड सर्फिंग का बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अनलिमिटेड या कॉल्स या टेलीफोन फैसिलिटी दे दी तो उस पर टैक्स लगाओगे? नहीं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टेलीफोन की फैसिलिटी देता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सेमिनार की फैसिलिटी देता है, जाओ ये सेमिनार अटेंड करके आओ, क्या उसको कुत्ता काटा है? वो इसलिए दे रहा है कि मेरा एम्प्लॉय पढ़ लिख लेगा, कुछ सीख करके आएगा तो मेरे बिजनेस को थोड़ा फायदा पहुंचेगा। बात समझना? तो अगर कोई रिफ्रेशमेंट कोर्स है, सेमिनार है या टेलीफोन की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, पूरा का पूरा माफ है। बात समझ में आई? हाँ, आ गई। जो हम लोग को पढ़ना है परक्विजिट्स में, द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज योर लीव ट्रेवल, नॉट द परक्विजिट, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द परक्विजिट। परक्विजिट इज ओवर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, परक्विजिट इज ओवर, बिल्कुल अलग हेडिंग है। समझ में आया परक्विजिट? भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा था, फिर कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन देखा, फिर गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, कुक, डोमेस्टिक सर्वेंट देख लिया, गैस वाटर हीटर का कनेक्शन देख लिया, फिर होटल का हो गया उसी रेंट फ्री अकोमोडेशन में, एजुकेशन फैसिलिटी देख ली, और उसके बाद हम लोग आ गए थे मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट्स देख लिया, टेलीफोन फैसिलिटी देख लिया, रिफ्रेशमेंट कोर्स देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने आज फ्रिंज बेनिफिट्स देखे। फ्रिंज बेनिफिट्स में मोबाइल एसेट को यूज़ करने के लिए दे दिया, मोबाइल एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पर लोन दिया है, फ्री मील्स दिया है और गिफ्ट दिया है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस और क्लब एक्सपेंसेस। बस इतने ही तो थे, कौन से ज़्यादा थे। आज जो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको हम कहते हैं LTC। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है बहुत थक गए मेरे दोस्त, जाओ कुछ घूम आओ, खुद भी जाओ, हमको नहीं, फैमिली को भी ले जाओ फैमिली को भी ले जाओ, घूमा जाओ। हर 4 साल के एक ब्लॉक में, और मैं पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं कैलेंडर ईयर। इनकम टैक्स में हमेशा बात होती है फाइनेंशियल ईयर की।
लेकिन यहां पर अंडरलाइन कर लें। देखें सबसे लास्ट में दिया हुआ लीव ट्रेवल कंसेशन के सब इफ नो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली फॉर 2 जर्नीज परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। लास्ट में दिया है ना, लास्ट की 2-3 लाइन पहले, पूरी एक लाइन है। हर 4 साल का एक ब्लॉक बनता है, और कौन से वो 4 साल रहते हैं? जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। ये 4 साल का एक ब्लॉक, और उस एक ब्लॉक में 2 बार आपको फैसिलिटी मिलती है, 2 जर्नीज, नॉट सिंगल जर्नी, 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। ओके, LTC is a non-taxable perquisites available for salaried class। non-taxable अंडरलाइन कर लो सर, ये परक्विजिट ही तो है, 100% नॉन टैक्सेबल है। आप इसको परक्विजिट की कैटेगरी में रखो या ना रखो। अच्छा, एन एम्प्लॉय विद हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कैन अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया। अंडरलाइन कर लो, इन इंडिया, यानी अगर आपको LTC का बेनिफिट दिया जा रहा है फॉरेन जाने के लिए तो पूरा टैक्स लगेगा। अच्छा, एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। हमने आपको 5 लाख दिया, आपने 2 ही लाख खर्च किया तो 3 लाख पर टैक्स लग जाएगा। हमने आपको 5 लाख रुपए दिया, आपने 2 लाख रुपए खर्च किया तो 3 लाख पर टैक्स लग जाएगा। द अमाउंट एग्जेम्प्ट इन द वैल्यू ऑफ लीव ट्रेवल और असिस्टेंस रिसीव्ड और ड्यू और टू द SSC। ठीक है, यानी जितना हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेंगे उतना माफ हो जाएगा, जितना बचा लेंगे टैक्स लग जाएगा। तो क्यों बचा करके आएंगे? अगर हम जर्नी बाय एयर की बात करें, सुनो ना, अब जर्नी हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है। हाँ हाँ, देखें, जर्नी बाय एयर, अगर आपको हवाई जहाज से हिंदुस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर के लिए फैसिलिटेट किया गया है LTC के थ्रू, तो अंडरलाइन कर लेना शॉर्टेस्ट रूट। बस शॉर्टेस्ट रूट। इधर देखो, आपको भेजना था दिल्ली से लेकर कानपुर, दिल्ली से गए नागपुर, नागपुर से गए पटना, और पटना से गए कानपुर। कहना था ना, ये शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, लॉन्गेस्ट भी नहीं, लॉन्गेस्ट तो और बन सकता है, चिंता मत करो। शॉर्टेस्ट रूट ये है, बस इतना खर्चा जो होता वही माफ होगा। आपको अगर इतना दिया गया है यहां पहुंचाने के लिए तो ये सब टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? बोल। अच्छा, तो हवाई जहाज हम लोगों ने उड़ा डाला, रेल की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास AC, और जरा देखो तो एयर में इकोनॉमी क्लास, उसको अंडरलाइन कर लेना। हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास, पहला वर्ड लिखा हुआ है। हवाई जहाज में इकोनॉमी 2 क्लास होते हैं नॉर्मली, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव। बिजनेस क्लास बड़ा महंगा होता है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास सस्ता होता है। तो उस इकोनॉमी क्लास का आपको बेनिफिट दिया गया। दूसरा, रेल की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास AC का बेनिफिट दिया गया है, रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट हो गया। तीसरा, अगर कोई अलग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं और अदर तरीका है, पहले देखेंगे रेलवे की अप्रोच है या नहीं। जाना तो था लेकिन रेल से जा सकते थे, यस, या रेल का कनेक्शन नहीं मौजूद है, हाँ या ना, नो, पटरियां नहीं है। रेल चल तो जाएगी लेकिन पटरियां, एक बंदा ट्रेन चला रहा था, खेत के बिल्कुल बीच से होकर के जा रहा था, अचानक एक आदमी पटरी के बीच में आ गया, उससे तुरंत ट्रेन उतार दी पटरी से।
लोग चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। काफ़ी चल कर आगे खेत में गाड़ी जाकर ट्रेन रुकी। पूछा कि भाई गाड़ी तू क्या कर रहा है? तो कहा अरे ट्रेन के बीच में आदमी आ गया था, क्या बात कर रहे हो? कह रहा था चढ़ा देते उसके ऊपर। कह रहा वही तो कर रहा था। नहीं समझे। नहीं समझे। उस आदमी को मारने के लिए ट्रेन दौड़ा दिया नीचे। चलो इधर भी है रेल कनेक्टिविटी। दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो। वेयर द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल, दिस वन। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो सेम यही कनेक्शन वाला आ जाएगा हिसाब किताब। बोलो ना, कोई दिक्कत है? और अगर नहीं है बोलो तो देखो नीचे आ गया फोर्थ पॉइंट, ये नॉट कनेक्टेड। इफ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, ये रिकॉग्नाइज्ड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब रिकॉग्नाइज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी? सरकार चलाएगी तभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर। फर्स्ट क्लास बसों में भी होता है ना, फर्स्ट क्लास फेयर, डिलक्स क्लास फेयर, बोलो ना, उसको हम लोग अलाउ करेंगे। हाँ है ना? लॉन्गेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट? शॉर्टेस्ट रूट। और अगर रेल कनेक्शन नहीं है, रेल कनेक्शन नहीं है और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहे, हम अपनी जीप करेंगे, हम तो अपनी कार से जाएंगे, मालिक ने अपनी कार दे दी, बात समझना, हो सकता है ना, सफारी दे दी, जाइलो दे दी, तो इफ नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। फिर वही बात, अदर फैसिलिटी से जा रहे हैं, दैट्स इट। कितना सिंपल बन गया, कुछ टेंशन नहीं है। हवाई जहाज से जा रहे थे, शॉर्टेस्ट रूट। रेलवे से जा रहे थे, शॉर्टेस्ट रूट। अदर फैसिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे थे तो रेलवे है, शॉर्टेस्ट रूट। नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शॉर्टेस्ट रूट, डिलक्स क्लास। अगर अदर से जा रहे हैं तो रेलवे का शॉर्टेस्ट रूट। क्लियर हुआ? सिंपल, नोट कर लो इसको। थोड़ी स्पीड ले आओ बेटा। अब आते हैं लास्ट, सुन ले इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट। उसके बाद हम लोग को केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। चलें? एंड दैट इज योर कार फैसिलिटी।
सुनो, सबसे पहले ओन्ड बाय, कार किसकी है? एम्प्लॉय की। हाँ या ना? सुन लो इधर, एक्सपेंसेस बाय, एक्सपेंसेस खर्च कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। कार भी एम्प्लॉय की, खर्च भी एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉय की, खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है। हाँ सर, अब बात समझ में आई, ये हमारा बेनिफिट है। ऊपर कौन सा, कार मेरी, मैं ही खर्च करूं, कौन सा मालिक ने दे दिया? नो परक्विजिट्स, नील एंड नील। क्या है ऊपर? थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कार किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसका? एम्प्लॉय का। कार किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसका? एम्प्लॉयर का। बस यही 4 तरीके हो सकते हैं, अदरवाइज कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। नहीं समझे? चारों में कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? होली पर्सनल यूज, कार पूरी तरह पर्सनल यूज होती है। पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल। नहीं समझ में आई बात? आ गई? क्लियर? अगर कार एम्प्लॉय की है, खर्चा खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। और कार जो है पूरी तरह से पर्सनल, यानी जितना भी एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वो सब किसका? एम्प्लॉय का। तो जितना एम्प्लॉयर हमारे ऊपर पर्सनल करेगा वो क्या होगा? परक्विजिट। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बोलते क्यों नहीं? इसमें इसका मतलब अगर आधा खर्चा, कुछ खर्चा पर्सनल है और कुछ खर्चा, तो जो ऑफिशियल है उसको माइनस कर दो, तो कहां पर पहुंच जाएंगे? पर्सनल। ऑफिशियल माइनस कर दो, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब कुछ माइनस करेंगे, इफ कार इज अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन है, इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर है, तो 1800 रुपये पर मंथ माइनस करोगे ऑफिशियल मानते हुए। कितना पर मंथ? या तो कार छोटी होगी या तो कार इज अबव 1. तो बड़ी कार के लिए बड़ा माइनस 2400 रुपये पर मंथ माइनस। हाँ या ना? अच्छा, कभी कभी कार के अलावा ड्राइवर भी तो दिया जाता है, ड्राइवर का फैसिलिटी जोड़ोगे ना? अगर ड्राइवर की फैसिलिटी है देन इट वुड बी 900 पर मंथ। सर ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? हो तो बोलो। इधर देखें, अगर एम्प्लॉयर का कार है और खर्च एम्प्लॉय कर रहा है तो फायदा कहां मिला? खर्च कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। कोई फायदा मिला? अरे मिला, कार फोकट में कार मिल रही है, फायदा नहीं मिला, लेकिन इतना सा फायदा मिला थोड़ा। तो कहा गया, सुन लो, अगर पूरी तरह पर्सनल यूज है कार, तो इसका मतलब मालिक ने कार उठाई और एम्प्लॉय को दे दी कि जाओ यूज करो। इसका मतलब मूवेबल ऑफ ट्रांसफर नहीं है, यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स। और जब यूजेज होता है मूवेबल एसेट्स का, तो मैंने तुम लोग को शुरू से बताया है अब तक कितना परसेंटेज,
जब हाउस प्रॉपर्टी घर में दिया गया था रेंट फ्री अकोमोडेशन में फर्निशिंग आइटम्स, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स में, उसमें भी बताया 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसमें क्यों अलग रखोगे? इसमें भी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर वियर एंड टीयर, बोलो ना। या इसको तुम लोग डेप्रिसिएशन भी समझ सकते हो, डेप्रिसिएशन बेनिफिट बोलते क्यों नहीं, जो समझ लो। इसकी बात करते हैं। कहा गया अगर कार छोटी है, इफ कार इज अप टू 1.6 लीटर और इफ कार इज अबव 1.6 लीटर, तो 600 पर मंथ टैक्सेबल परक्विजिट, 900 पर मंथ टैक्सेबल परक्विजिट, और अगर ड्राइवर की भी फैसिलिटी दे रखा है तो 900 पर मंथ। तो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बचा हमारा लास्ट, एम्प्लॉयर की कार है, सुन, और खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। सुन लो, जब एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा था तो ये चीज रख दो, और जब एम्प्लॉयर की कार थी तो ये चीज रख दो। यानी दोनों बेनिफिट दिया ना, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, तो दोनों को जोड़ दो। एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ, नहीं समझ में आई बात, दोनों जोड़ लिया, काम हो गया, और फायदा बहुत ज्यादा दे दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। तो इफ कार इज अप टू 1.6 लीटर, तो मान लेंगे फायदा कितना दिया, और अगर कार अबव है 1.6 लीटर से तो कितना फायदा दिया, और अगर ड्राइवर भी दिया है, दैट्स इट। ये आपका कार फैसिलिटी है भाई, सीधा सा हिसाब है, ऐसे समझो। एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉय का खर्चा, नो बेनिफिट। एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉयर का खर्चा, यस। क्या पूरा खर्चा मेरे ऊपर पर्सनल? तो पूरा खर्चा। अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो जितना खर्चा किया है उसमें से 1800, 2400 और 900 माइनस कर दो। अगर कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, तो हमें छोटा सा फायदा मिला कार का, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर कार पूरी पर्सनल है। अगर पार्टली है तो 900, 600, 900, छोटी कार पर 600, बड़ी कार पे 900 और ड्राइवर का 900। और अगर खर्चा एम्प्लॉयर का, कार भी एम्प्लॉयर की, तो खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन दोनों जोड़ दिया। अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो 1800, 2400, 900, दैट्स इट। नोट कर लें और थोड़ा जल्दी करें। अगर 2 कारें दे दी तो सर क्या होगा, सोचना क्या है। अगर 2 कारें दे दी तो सोचना क्या है। क्या 2 कार आप एक साथ चलाएंगे? तो एक को तो पूरी तरह मान लेंगे पर्सनल, और एक को मान लेंगे आप पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल। क्लियर? जरूरी है क्या कार ही दे? सुन लो, अदर ऑटोमोटिव कन्वीनियंस, वेयर एनी अदर ऑटोमोटिव कन्वीनियंस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, अंडरलाइन कर लो, एम्प्लॉय का अपना है और खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। अगर टोटल पर्सनल है तो पूरा खर्चा, अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है तो इसका मतलब कुछ खर्चा उसमें शामिल है ऑफिशियल, माइनस कर दो 900 पर मंथ, दैट्स इट। हाँ या ना? बस इतना ही आप लोग को तैयार करना है पूरे सैलरी चैप्टर में।
our chapter is full and final. इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल सकते। जो हम प्लस कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं सर, ये किसके अमाउंट से जैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, एक्सपेंस एम्प्लॉय कर रहा है तो एम्प्लॉय ने जो खर्चा करा उसमें से एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 दिए, खर्च किया तो 10,000 माइनस 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ कर लो। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, यहाँ केवल अमाउंट पहले से ही मालूम है। एक्चुअल कितना है उससे कोई लेना देना, एक्चुअल कितना है उससे कोई लेना देना। यहाँ मतलब है एक्चुअल का। अगर पूरा खर्चा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर पर्सनली करता है तो जितना एम्प्लॉयर ने खर्च किया, कोई खर्चा नहीं किया, कार दे दी तो यूज हो गया, खर्च भी किया कार भी दे दी, दोनों जोड़ लिया। यहां तो आपको मतलब ही नहीं है ना खर्चा कितना किया, केवल पहले वाले को छोड़ करके। इसको हम ऑफिशियल मानते हैं। तो बच गया जो टोटल में से ऑफिशियल माइनस कर दो, पर्सनल बच गया। बाकी में तो आपको पहले से ही अमाउंट मालूम है कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। एम्प्लॉयर ने 10 रुपये खर्च दिया या 5,000 रुपये दिया, कोई लेना देना नहीं। पर्सनल का आ गया, पर्सनल का आ गया, तभी तो परक्विजिट है। टाटा बोले, दिस चैप्टर इज ओवर। कोई चीज़ छूट गई हो तो ज़रूर हमको बताएं, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई पॉइंट स्किप किया है। थैंक यू बच्चों। जल्दी भाई